बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 पार्ट बी के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाज़िर, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। हम पहले ही डिस्कशन कुछ कर चुके हैं कि मार्केटिंग का रोल बिज़नेस प्रमोशन के अंदर क्या होता है। मार्केटिंग एक ऐसी कैंपेन है जो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए बिज़नेस का मैसेज, इसकी फाइंडिंग्स, इसकी ऑफरिंग्स और इसकी सर्विसेज का एक बेहतरीन यूनिक मैसेज लोगों तक एक अच्छे अंदाज में पहुंचाने का नाम है कि जिससे उन तक मुकम्मल ये मैसेज पहुंच जाए कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है, इसको कैसे प्रमोट कर रही है, ये प्रोडक्ट जो है पब्लिक को, सार्फ को क्या क्या यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे। अगर सब स्टूडेंट्स ये देखें, ये स्टूडेंट के लिए मैंने एक टॉपिक आउटलाइन डिज़ाइन की है। ये जिसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये पार्ट बी के सारे टॉपिक्स हैं, जबकि ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं इनको हमने पहले पार्ट ए में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो पार्ट बी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सेलिंग को करेंगे, पर्पसेस ऑफ सेलिंग को डिस्कस करेंगे कि सेलिंग एक्टिविटी किसका नाम है, कंपनीज़, कॉरपोरेशंस या बिजनेसेस सेल क्यों करते हैं, सेल प्रमोशन की एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, सेल प्रमोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और बिज़नेस डेवलपमेंट के अंदर सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का क्या रोल है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन कौन से इस्तेमाल होते हैं, या जनरल मार्केट प्रैक्टिसेस में जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सारे पब्लिक या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपेटिटर्स। और इसी तरह फिर एक इशू हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं, एडवर्टाइजिंग में और सेल प्रमोशन में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ। हमारा आज का पहला इशू बिज़नेस मार्केटिंग पार्ट बी में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बिज़नेस प्रमोशन के लिए सेलिंग का रोल क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेलिंग, सेलिंग क्या है। सेलिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए ट्रांजैक्शन बिटवीन सेलर एंड द पर्सपेक्टिव बायर। अमूमी तौर पे देखा जाए तो सेल एक ऐसी ट्रांजैक्शन का नाम है जो कि एक लिंक या एक ब्रिज क्रिएट करती है, डेवलप करती है सेलर के दरमियान और एक मुमकिना ख़रीदार के दरमियान, और बायर्स, और बाज़ ऐसे भी हो सकता है कि ख़रीदने वाले एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वेयर द मनी आर समथिंग कंसिडर टू बी मॉनेटरी वैल्यू, और जहाँ पे पैसा या इसके अलावा कोई भी ऐसी कंसिडरेबल वैल्यू कि जिसको गिना जा सके, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर करते हैं, इज़ एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स आर सर्विसेज, यानी वो चीज़, वो प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गुड्स एंड सर्विसेज में बुनियादी फ़र्क क्या है। गुड्स टेंजिबल चीज़ों का नाम है कि जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम हाथ लगा के देख सकते हैं, जिनको टच किया जा सकता है, जबकि सर्विसेज ऐसी इंटेंजिबल प्रोडक्ट को कहते हैं जिसको महसूस तो किया जा सकता है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको हाथ लगा के टच नहीं करते, लेकिन इन सेंस वो भी एक प्रोडक्ट ही होती है। जैसा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने आप को एग्जामिन करवाते हैं और इससे उनकी जो है वो आपके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है। इसी तरह लीगल कंसल्टेशन के लिए जब हम किसी वकील के पास, किसी लॉयर के पास जाते हैं और उससे लीगल इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं तो अपने मसाइल का हल पूछते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आप उनसे कोई चीज़ ख़रीदते नहीं हैं, लेकिन एक इंटेंजिबल जो प्रोडक्ट है, यानी आपको एक अच्छा मशवरा देता है और डॉक्टर आपको एक अच्छी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है जो कि आप मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग एक इंटेंजिबल, एक ऐसा ब्रिज है जो कि प्रोड्यूसर, सेलर और बायर के दरमियान क्रिएट होता है, और वैल्यू एडिशन स्टेज पे प्रोड्यूसर से लेके और सेलर तक इसकी वैल्यू में इजाफा होता है। सेल्स की बिज़नेस के अंदर इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले सेलिंग इम्पॉर्टेंस ये है कि ये सेल्स प्रमोशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये कस्टमर के लिए एक परसुएशन होती है, यानी
सेलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर चीज़ों को ऐसे बना के पेश किया जाता है, उसके ऐसे फीचर्स ऑफ़र किए जाते हैं, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर शामिल की जाती हैं जो कस्टमर की मजबूरी होती हैं या कस्टमर्स को मोटिवेट करती हैं कि ये प्रोडक्ट ख़रीदी जाए। मसलन आज के दौर में सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है कि वो मोबाइल फ़ोन है कि जिसके साथ बहुत सारे फ़ीचर्स अटैच कर दिए गए हैं। अगर हम इसको देखें, ये एक टाइम देखने का डिवाइस भी है, ये एक स्टोरेज डिवाइस भी है, ये एक लैपटॉप का काम भी करता है, ये टेलीफोन का काम भी करता है, एंड सो ऑन, सो मैनी फैक्टर्स और करैक्टरिस्टिक्स इसके साथ अटैच कर दिए गए हैं। नंबर 2, इंट्रैक्शन। सेलिंग एक इंट्रैक्शन, एक राब्ता है। जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा कि सेलिंग जो है वो सेलर और एक प्रोस्पेक्टिव बायर जो मुमकिन ख़रीदार होता है या एक से ज़्यादा ख़रीदार होते हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज क्रिएट करता है, एक लिंक क्रिएट करता है। नंबर 3, फीडबैक। सेल का फीडबैक भी आप देते हैं, यानी जब कोई आप चीज़ ख़रीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी के मतलब, उसकी परफॉर्मेंस से मतलब और उसकी क्वालिटी के मतलब आप अपनी एक राय का इजहार करते हैं। अगर आप मुतमईन हो तो आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट होती है, और अगर आप उससे मुतमईन ना हो तो फिर आप उसकी कंप्लेंट करते हैं। और इसी तरह कस्टमर लॉयल्टी, और अगर कस्टमर एक चीज़ से, एक सर्विस से मुतमईन हो जाता है तो आप सेलिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, सेलिंग सर्विसेज के थ्रू उसकी लॉयल्टी गेन करते हैं। वो आपका एक पक्का कस्टमर बन जाता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं वो आपकी चीज़ को ही जो है वो प्रेफर करता है। सेलिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर 5 से 7 तक एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉर्मली तो इसके अंदर 6 एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन बाज़ एक्सपर्ट्स इसको 5 से 7 के दरमियान एक्टिविटीज़ का एक मजमूआ करार देते हैं। सबसे पहले तो आपने ये डिस्कस करना होता है, सबसे पहले डिसाइड करना होता है इस प्रोसेस में कि आपने क्या चीज़ बनाई है और क्या वो सेलेबल कंडीशन तक पहुंच गई है। अगर वो सेलेबल कंडीशन तक पहुंच जाए तो हम ये कह सकते हैं इट्स टाइम टू सेल, कि इस चीज़ को अब सेल करने का टाइम है। जब आप चीज़ को सेल करना चाहते हैं तो उसके अगले स्टेज पे पहले कंपनी ने ये डिसाइड करना होता है कि इसकी प्राइस यानी लिस्ट प्राइस क्या रखी जाए जो कि मार्केट ऑफरिंग में एक एक्सचेंज वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल हो सके। जब चीज़ की एक्सचेंज वैल्यू भी तय हो जाती है तो फिर आप ब्रोकर तलाश करते हैं जो आपको ग्राहक का या कस्टमर्स का या सारफ का इंतज़ाम करके देगा। वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, अपने रिलेशन को यूज़ करेगा कि आपके लिए कस्टमर का अरेंजमेंट करके दे, और इसके अगेंस्ट वो एक नॉमिनल से अपने चार्जेस यानी कमीशन चार्ज करता है। ब्रोकर के तलाश करने के बाद ब्रोकर आपको एक बायर या आपको कस्टमर तलाश करके देता है। इस चीज़ को एनालाइज करते हुए कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी तलब क्या है, उसकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग लेवल क्या है, उसके मुताबिक ये चीज़ उसको दी जाती है। और जब एक कस्टमर मिल जाता है तो वो उन टर्म्स के मतलब उनसे नेगोशिएट करता है, यानी सेल्स की टर्म्स तय पाती हैं। आया कि ये सेल कैश बेस पे होगी, क्रेडिट बेस पे होगी, और अगर वो कस्टमर जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं आपके साथ माजी में भी उसका कोई ताल्लुक़ रहा है तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि उसको कोई डिस्काउंट भी ऑफ़र किया जा सकता है। डिस्काउंट की भी 2 चीज़ें होती हैं, 2 किस्में होती हैं कि जिसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को निगोशिएट किया जाता है। और अगर उधार पे चीज़ें यानी क्रेडिट पे सेल की जाती हैं तो क्रेडिट टर्म्स को डिस्कस किया जाता है कि ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट का क्या होगा, कैसे कैसे पेमेंट वहाँ से वसूल होगी। और लास्ट स्टेप पे जब आपने चीज़ें भी सेल कर दी तो उसको फिर क्लोज़ कर दिया जाता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पेमेंट आ जाएगी या जो टाइम पीरियड तय पा जाएगा तो फिर सेलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ, नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में देखा जाए तो सेलिंग प्रोसेस जो है ये 6 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है। सेलिंग प्रोसेस को ही हम एनहेंस करते हैं, थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं जाके डिटेल में। अ सेल प्रोसेस इज़ ए सेट ऑफ रिपीटेबल स्टेप्स, यानी इसमें कुछ मराहल ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट किए जा सकते हैं। दैट अ सेल्स पर्सन टेक्स टू टेक अ पर्सपेक्टिव बायर, यानी उन मराहल को वो अख्तियार करता है कि जब तक उसके लिए एक मुमकिन ख़रीदार का इंतज़ाम हो जाए। फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ अवेयरनेस टू बी क्लोज्ड सेल,
यानी मार्केटिंग का एक निज़ाम जो है वो बेसिकली कस्टमर को अवेयरनेस देने के लिए, चीज़ का एक इफ़ेक्टिव मैसेज पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट के फ़ीचर को वाज़ेह करने के लिए और इसके साथ जुड़ी हुई जो यूटिलिटीज़ होती हैं उनका मैसेज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बिज़नेस के प्रोड्यूसर या सेलर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन से वो मैसेज ऑलरेडी उन तक पहुँच चुका है। नंबर 2, टिपिकली अ सेल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 to 7 स्टेप्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये 6 से 7 एक्टिविटीज़ का नाम है, जिसमें प्रॉस्पेक्टिंग है, यानी सेल के अंदर पहले प्रॉस्पेक्ट ख़रीदा जाता है कि जिसमें उस चीज़ से मुतल्लक तमाम डिटेल मौजूद होती है। प्रेपरेशन है, जहन साजी करनी होती है कि ये चीज़ अब ख़रीद ली जाए। अप्रोच है, यानी एक तरीक़ेकार वज़ा किया जाता है कि आपने चीज़ कैसे ख़रीदनी है। प्रेजेंटेशन है, उसका एक ताराना जायज़ा लिया जाता है, देखा जाता है कि इनके कैटलॉग में चीज़ें कौन कौन सी और कैसी कैसी मौजूद हैं। हैंडलिंग है, चीज़ को कैसे किया जाएगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि कैसी चीज़ जो किसी और ख़ित्ते से आई हो या दूर दराज से ट्रैवल करके आई हो तो उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है ताकि चीज़ की फ़िज़िकल शेप को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँच सके या उसकी ज़ाहरी तोड़ फोड़ ना हो सके। ऑब्जेक्शंस, और अगर आपको इसमें किसी किस्म के कंप्लेंट्स आती हैं उसको हैंडलिंग का इंतज़ाम क्या होगा, क्या निज़ाम वज़ा किया हुआ है कि कस्टमर कंप्लेंट्स जो होंगी उनको कैसे एंटरटेन किया जाएगा। क्लोजिंग आखिरी मरहला जो होगा, सेकंड लास्ट जो है, उसमें सेल के प्रोसेस को क्लोज़ किया जाता है जब सेल्स की टर्म्स एंड कंडीशन तय पा जाती हैं। और सबसे आखिर पे होता है फॉलो अप प्लान में आप ये बताते हैं कि अगर आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट से मुतमईन होते हैं तो उसका पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, और अगर आप महसूस करते हैं कि इसके अंदर किसी फंक्शन की, किसी यूटिलिटी की या किसी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी की कमी होती है तो आप एक मशवरे की सूरत में उनके सजेशन बॉक्स में एक सजेशन देते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर ये फ़ीचर भी अटैच कर दिया जाए, ये चीज़ें भी ऐड कर दी जाएँ तो ये प्रोडक्ट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर्स, कि यानी ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर के लिए ज़्यादा काबिले तारीफ़ और काबिल तरजीह बन जाएगी। सिंपली पुट, इट इज़ आ पोटेंशियल कस्टमर जर्नी, यानी हम ये सिंपल आम अल्फाज में ये कह सकते हैं एक मुमकिना जो पुरजोश कस्टमर होता है या कस्टमर बन सकता है, ये उसके सफ़र का नाम है। फ्रॉम रियलाइजिंग दे हैव आ नीड फॉर ए प्रोडक्ट, जब ये हम महसूस कर लेते हैं या कस्टमर भी महसूस कर लेता है कि ये चीज़ उसकी ज़रूरत है, टू मेकिंग एन एक्चुअल परचेज़, तो फिर ये एक आइडिया जो है, ये एक जर्नी जो है, ये एक एक्चुअल ख़रीदने के अमल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड सिंस द सेल्स प्रोसेस इज़ अ जर्नी फॉर ए प्रॉस्पेक्ट, यानी हम कह सकते हैं कि सेल का अमल जो है ये कैसे सफ़र का नाम है कि जिसके अंदर एक मुमकिना सेल को आप मुमकिन बनाते हैं, उसको रियलिटी की शेप दी जाती है। इट इज़ अ रोड मैप, ये एक ऐसे सफ़र का नाम है, एक ऐसे रास्ते का नाम है फॉर अ सेल पर्सन, जो सेल करने वाला शख्स के जिसको सेल्स मैन कहा जाता है वो इस अमल को अख्तियार करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम सेल प्रोसेस की बात करें, पहले तो जनरली जो आम लोगों की फ़हम के मुताबिक जो होता है उसको मैंने डिस्कस किया है। अब इन्हीं मरहलों को, जिनको मैंने यहाँ पे 5 से 7 मरहलों का नाम दिया है, इस अमल को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। एरो की डायरेक्शन जो है वो बता रही है कि पहली एक्टिविटी क्या है और कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रही है। मसलन पहला स्टेप जो होता है प्रॉस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, यानी आप प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ की प्राइस या क्वालिटी को आप अटेन कर सकते हैं, ये चीज़ आपके काम की है या आप ख़रीदने की इस्तात रखते हैं। फिर प्री अप्रोच, फिर अप्रोचेस बनाई जाते हैं कि अगर वो चीज़ आपने लेनी है तो किस टर्म्स के तहत लेनी है, और फिर अप्रोच बनाई जाती है। यानी प्री अप्रोच से पहले थिंकिंग होती है, फिर जो अप्रोच आप डिसाइड करते हैं उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। मसलन चीज़ आपने क्रेडिट पे लेनी है, आपने कैश पे लेनी है, या किसी एसेट एक्सचेंज पे, या किसी वैल्यू एक्सचेंज पे, या किसी एक्सपेंस एक्सचेंज पे लेनी है, तो इसको देख लिया जाता है। फिर है प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। अमूमी तौर पे चीज़ें जो हैं, जो अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड हों या टेक्निकलिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो उसकी आप पहले प्रेजेंटेशन लेते हैं ताकि पता चले कि इस चीज़ को परफॉर्म कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि हम जब मोबाइल लेते हैं, नया टीवी लेते हैं, तो इसके अंदर 2 किस्म के मैनुअल्स मौजूद होते हैं कि जिस पे इसकी टेक्निकलिटीज़ लिखी होती हैं। एक को सिस्टम मैनुअल कहा जाता है और एक को यूज़र मैनुअल कहा जाता है।
अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओवरकमिंग दी ऑब्जेक्शंस। ये फिर निज़ाम को हम देखते हैं कि अगर कंपनी की प्रोडक्ट पे किसी किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायत आती हैं, तो उसको हैंडल करने का इंतज़ाम या निज़ाम क्या होगा। क्लोजिंग द सेल को क्लोज़ कर दिया जाता है और लास्ट मरहले पे फॉलोअप एंड मेंटेनेंस की जाती है। फॉलोअप ये होता है कि आप उसके मतलब फ़ीडबैक देते हैं कि आया आपकी प्रोडक्ट सही रही है, आप अपनी राय का इजहार करते हैं, या आपकी नज़र में अगर चीज़ के अंदर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद हो या आपकी नज़र में ये हो, तो आप फिर बताते हैं एक सजेशन बॉक्स के अंदर एक मशवरा दे के कस्टमर सजेशंस के तौर पे। तो अच्छी कंपनीज जो कि कस्टमर बेस्ड अपनी स्ट्रेटजीज़ तरतीब देती हैं, कस्टमर फोकस्ड स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं, वो लाजमी तौर पे इन मशवरों को मद्देनज़र रखती हैं। तो हमारा पहला इशू तो इसमें ख़त्म हुआ। सेकंड इशू है हमारे पास यहाँ पे सेल्स प्रमोशन, यानी पहले सेल की बात तो कर ली, अब कंपनी जब एक नॉर्मल फ्लो के अंदर चीज़ें सेल कर रही होती है तो फिर वो ये भी डिसाइड करती है कि हमें सेल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए उसको कुछ प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ अख्तियार करना पड़ती है। तो पहले तो हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि सेल्स प्रमोशन किसका नाम है, सेल्स प्रमोशन किन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्स प्रमोशन दिस इज़ एनी इनिशिएटिव, कोई भी इब्तदाई मरहला जो कि हम अख्तियार करते हैं, अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड इंक्रीज इन सेल, यानी उसको अख्तियार करने से हम ये महसूस करें कि हमारी सेल बढ़ रही है या सेलिंग ट्रेंड के अंदर जो इजाफा हो रहा है, आ यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस, या लोगों के अंदर इस चीज़ का रुझान बढ़ रहा है कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को जो इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात तो कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं सेल प्रमोशन के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात हालात भी ऐसे बन जाते हैं कि किसी चीज़ की जो डिमांड है वो फिल मौका जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। मसलन इसी वक्त जो हमारे यहाँ पे कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, अगर आप इसको देखें तो पेंडेमिक शुरू होने से पहले जूम सॉफ्टवेयर, जिसके जो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद जो पिछले मार्च के अंदर थी वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब थी, जो कि अब बढ़ के तकरीबन 800 मिलियन तक हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूसली हालात इस किस्म के पैदा हो गए कि फ़िज़िकली इंट्रैक्शन जो है वो लोगों की मुमकिन ना रही, तो फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। तो फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि जिसको इस्तेमाल करते हुए लोग अपने नॉर्मल बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको जारी रख सकें। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम नहीं था। ठीक है, मार्केटिंग ने इसको एडवर्टाइज़ किया, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया, लेकिन बाज़ औक़ात हालात भी ऐसे बन जाते हैं कि आपके पास उस चीज़ का जो है मुतबादल नहीं होता। और अगर आज के सिनेरियो में हम देखें तो और बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो वजूद में आ चुकी हैं जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं। मसलन गूगल मीट है, वो भी यही सर्विसेज दे रही है कॉन्फ्रेंसिंग की, जो कि जूम देती है। It can also be undertaken in order to get rid of goods with slow selling lines। इसका मकसद एक ये भी होता है कि उन चीज़ों को प्रमोट करना कि जो कि लो फ्रीक्वेंसी के साथ सेल हो रही हैं या जिन चीज़ों की मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट नहीं हो रही। द टू फॉर्म्स ऑफ सेल प्रमोशंस आर कंज्यूमर्स एंड द ट्रेड प्रमोशंस, यानी दो तरीके होते हैं चीज़ों को प्रमोट करने के। और वैसे भी कंपनियों की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके यूज़र्स भी दो होते हैं, या तो आपके कमर्शियल यूज़र्स होते हैं या फिर डोमेस्टिक यूज़र्स होते हैं। कमर्शियल को हम इंडिविजुअल्स का नाम दिया जाता है, यानी कंज्यूमर्स का नाम दिया जाता है, और दूसरा ट्रेड प्रमोशन। इसी तरह चीज़ों को प्रमोट भी दो तरीक़ों से किया जा सकता है, पर्सनली चीज़ों का एडवर्टाइज़ करके, या फिर ट्रेड प्रमोशन यानी एग्जीबिशंस वगैरह का इनेकाद किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में एक्सपो सेंटर्स बन चुके हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को पब्लिक अवेयरनेस के लिए, रोनुमाई के लिए वहाँ पे रखती हैं, लोगों को उस चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हैं।
सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड आर, सेल प्रमोशन के लिए कुछ मेथड जो इस्तेमाल होते हैं उनमें फ्री गिफ्ट्स एंड सैम्पल्स, बाज़ औक़ात लोगों को सैम्पल दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि याद पड़ता है कि जब ये पैम्पर्स नए नए पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए थे तो इनकी जो सेल प्रमोशन का स्टाफ था वो फील्ड के अंदर आके लोगों को डोर टू डोर स्टेप पे आके वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और आज आप ये देखें कि ये हर घर की ज़रूरत है और वो उसको ये चीज़ फ्री दी गई थी ताकि लोग इसके यूज़र्स बने, एक दफ़ा उनको पता चल जाए। इसी तरह 2007 में यूफोन ने पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख फ्री जो सिम्स थी वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की थी कि जिस वक्त एक सिम की प्राइस 675 रुपये होती थी। अब ये जो उनकी कॉस्ट आई थी इसका उनको नुकसान नहीं हुआ बल्कि उनके वो 5 लाख कस्टमर क्रिएट हो गए थे जिन्होंने मंथली बेसिस पे उनकी प्रोडक्ट को और सर्विस को यूज़ करना होता था। तो फिर कंपनी की जो रेवेन्यूज़ थे, जो उनकी रसीड्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नंबर 2, कंपटीशंस एंड प्राइस ड्रॉज, यानी ऐसी कुरानंदाजियाँ करवा दी जाती हैं जहाँ जो लोगों के अंदर किसी चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए या लोगों की अट्रैक्शन के लिए। ट्रेड फेयर्स, ये एग्जीबिशंस लगती हैं, नुमाइशें लगाई जाती हैं ताकि चीज़ वहाँ पे लोग आएँ और कंपटीशन के अंदर चीज़ों को कंपेयर भी कर लिया जाता है वहाँ पे और चीज़ों के जो करैक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो भी बता दिए जाते हैं। प्रीमियम ऑफ़र, इसमें उमूमन क्या होता है कि चीज़ों को बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट भी दिया जाता है या एक चीज़ ख़रीदने के साथ दूसरी पैकेज के तौर पे बताई जाती है कि अगर आप ये अब ख़रीदेंगे तो आपको कम प्राइसेस यानी जो नॉर्मल लिस्ट प्राइस होती है उनसे कम पे ऑफ़र की जाती है। और लास्ट है बाय वन गेट वन फ्री, ये अमूमी तौर पे हमारी जो फास्ट फूड है इसके ऊपर ये टर्म अप्लाई होती है जहाँ पे आप जाके चीज़ लेते हैं। तो क्विकली या सडन इंक्रीज़ अगर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर चाहती हों या इसको बेटर अंदाज में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हों तो वो ये स्कीम जो है मुतारफ़ करवाती हैं। नॉर्मली ये अप टू 30%, अप टू 50%, अप टू 70% सेल जो है ये तो चलती ही रहती हैं। और वैसे भी इकनॉमिक्स का असूल है कि जब आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ की, प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तो आपको इसकी प्राइसेस को रिड्यूस करना ही पड़ता है। सेल प्रमोशन के कॉन्सेप्ट को ही मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अब सेल प्रमोशन है क्या, चूँकि हमने इतनी डिस्कशन कर ली तो थोड़ा सा और इसको मैं आपको बता देता हूँ। सेल प्रमोशंस आर ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल फॉर स्टिमुलेटिंग रेवेन्यू, जिसकी मदद से आप रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, या लोगों को इंसेंटिव यानी बचत की स्कीमें ऑफ़र करवा सकते हैं। आर एक्स्ट्रा वैल्यू, या कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दी जा सकती है टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो आपकी तकसीम के निज़ाम के अंदर जुड़े हुए लोग या अदारे या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सेल्स स्टाफ, ऐसा स्टाफ जो सेल की प्रमोशन के लिए काम करता है, जो सेल्स की तरसील के निज़ाम को मुमकिन बनाता है। आर कस्टमर्स ओवर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, मखसूस टाइम के लिए, जैसा कि हमारी ऑब्ज़र्वेशन है पाकिस्तान के अंदर ईद वगैरह के त्यौहार पे लोगों को चीज़ें जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे ऑफ़र की जाती हैं। सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्पेशल ऑफ़र्स, इसके अंदर कुछ स्पेशल ऑफ़र्स भी होती हैं जो स्पेशल लोगों के लिए हो सकती हैं, सिलेक्टिव लोगों के लिए हो सकती हैं। डिस्प्लेज, डिमॉन्स्ट्रेशन, चीज़ें डिस्प्ले पे लगाई जाती हैं। डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं यानी उसकी प्रैक्टिकली काम करके उसके ऊपर दिखाया जाता है, जैसा कि सुजुकी पाकिस्तान लिमिटेड लोगों को टेस्ट ड्राइव की फैसिलिटी फ्राहम करती है कि आप आइए हमारी गाड़ी चला के देखें, जब आप उससे मुतमईन हो जाएंगे तो फिर आप इसको ख़रीदिएगा। एंड दी अदर नॉन रेकरिंग सेलिंग एफ़र्ट्स, इसके अलावा भी कुछ एफ़र्ट्स हो सकती हैं, कुछ और चैनल्स और मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसकी वजह से कंपनियों को अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ़ करवाने में, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में और सेल को प्रमोट करने में मदद मिलती हो। एंड द पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी रूटीन, और अमूमी तौर पे कंपनियाँ इसको अपनी एक नॉर्मल रूटीन के तौर पे भी शामिल कर लेती हैं। मसलन ये जितनी भी सेल प्रमोशन की एक्टिविटीज़ होती हैं ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन की जाती हैं कि कंपनियां अपनी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर इसको इजाफ़ा करना चाहती हैं, सेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं। और सभी जानते हैं जब कंपनी की सेल में इजाफ़ा होगा तो डेफिनेटली इसका प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ जाएगा। सेल प्रमोशन कितनी किस्म की होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं? अमूमी तौर पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन, ट्रेड बेस्ड सेल प्रमोशन
और सेल फोर्सेस, यानी देखा जाता है कि मार्केट के अंदर अमूमी तौर पे दो फोर्सेस काम कर रही होती हैं जिनको सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है। तो इनको आप जोड़ सकते हैं सेल फोर्स के साथ भी। मसलन सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर सेल प्रमोशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले है प्राइस डिफरेंशियल। एक वो मतलब फैक्टर, अगर प्राइस का सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो ये भी सेल को इन्हेंस करने में मदद कर सकता है। मसलन इनको कुछ लोगों को कूपन दे दिए जाएं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन ये फ़ास्ट फूड वाले जो पिज़्ज़ा बेचने वाले बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, एकेडमी के स्टूडेंट्स को कूपन्स वगैरह देते हैं ताकि सेकंड टाइम जब भी आप आएंगे तो आपको चीज़ कम प्राइस पे दी जाएगी। रिफ़ंड और रिबेट्स, यानी उनको कम प्राइस पे ऑफ़र की जाती है चीज़, और जितने पैसे नॉर्मल प्राइस का और रिबेटेड प्राइस का जो फ़र्क होता है वो वापस कर दी जाती है। प्राइस पैक डील्स, जिसमें बता दिया जाता है कि 6 की मिकदार में ये चीज़ ख़रीदें या 12 की मिकदार में ख़रीदें या सर्टन क्वांटिटी में लेने पे पर यूनिट पे उसकी प्राइस को कम कर दिया जाता है। और लास्ट है प्राइस्ड डील्स, वो स्पेसिफिक प्राइस की बात करते हैं। अगर एक चीज़ आप फुल प्राइस पे ख़रीद लेते हैं तो दूसरी चीज़ उससे थोड़ी सी कम प्राइस पे ऑफ़र की जाएगी, तीसरी उससे भी कम प्राइस पे, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस सेल को प्रमोट करने के लिए चलता है। अब ये प्राइस डिफरेंशियल जो मेथड है ये प्योरली डिपेंड करता है कस्टमर के साथ। फिर है वैल्यू प्रमोशन, चीज़ों की वैल्यू को प्रमोट करना, वैल्यू को बढ़ाना। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जितने भी मोबाइल फ़ोन जो कोई 4G ऑफ़र किए जा रहे थे वो करंट या रनिंग मॉडल के अंदर ही अब 5G का जो टेक्नोलॉजी है उसको मुतारफ़ करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये भी उसकी जो वैल्यू प्रमोशन है उसी का नाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रीबीज़ और फ्री गिफ्ट्स, चीज़ों के फ्री गिफ्ट दिए जाते हैं। अमूमी तौर पे ये ऐसे होता है, कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई होती है कि किसी सर्टन डेट को सबसे पहले जो कस्टमर हमारे पास आएगा हम उसको ये फ़लाँ चीज़ फ्री दे देंगे। तो मकसद ये होता है कि कस्टमर का फ़्लो अपनी तरह बनाना। फिर सैम्पल्स दिए जा सकते हैं, सैम्पल्स बड़े प्योर होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से, ड्यूरेबिलिटी के एतबार से। फिर कॉन्टेस्ट होते हैं, कोई क्विज़ या उनके दरमियान मुकाबले करवा लिए जाते हैं जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं या क्विज़ पूछे जा सकते हैं और इनाम के तौर पे वो चीज़ें दे दी जाती हैं। और स्वीट टेक्स क्या होता है, एक वैसे ही वेल विशेस के तौर पे, एक अच्छे जेस्चर्स के तौर पे लोगों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। दूसरी जो टाइप है सेल्स प्रमोशन की उसको हम ट्रेड शोज़ का या ट्रेड का नाम देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बाइंग अलाउंसेस, लोगों को ख़रीदने पे डिस्काउंट ऑफ़र किए जाते हैं। फ्री मर्चेंडाइज, फ्री चीज़ें दी जाती हैं। अलाउंसेस, चीज़ों की प्राइस के अंदर छूट दी जाती है या उसके सर्टन जो टर्म्स के तहत क्वांटिटी डिस्काउंट्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। कोऑपरेटिव एड्स, ऐसी एड्स दी जाती हैं जिसमें इसके अलावा भी और चीज़ों को प्रमोट करने में मदद मिलती है। जिस तरह कुछ कंपनियां जो हैं वो अपनी चैरिटी के प्रोग्राम जब ऑफ़र करती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से चैरिटी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ताकि उसके साथ साथ उनकी कंपनी जो है वो भी अच्छी तरह इंट्रोड्यूस हो जाए। फिर है पुश मनी, पैसा फेंक के, यानी लोगों को पैसा दे के कहा जाता है। जैसे अमूमन हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो ऐसे करता है, यानी उधार पे वो चीज़ें जितनी भी मार्केटिंग करने के अलावा वो जो अपने डीलर्स के पास, मेडिकल स्टोर्स के पास जो मेडिसिन रखवा के जाते हैं वो इसी निज़ाम के तहत रखवा के जाते हैं। इसी तरह फिर है डीलर्स सेल्स कॉन्टेस्ट, डीलर के दरमियान सेल का कॉन्टेस्ट करवा दिया जाता है। जो डीलर ज़्यादा सेल करता है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिविलेजेस पैकेजेस ऑफ़र किए जाते हैं। तीसरी चीज़ है सेल फोर्स, यानी कस्टमर के अंदर, मार्केट के अंदर एक डिमांड क्रिएशन करनी। उसमें सबसे पहले है टारगेट इंसेंटिव। सबसे पहले कंपनी सेल फोर्स के तौर पे अपने जो सेल स्टाफ होता है उसको कहता है कि अगर सर्टन आप टारगेट अटेन कर लें, इतनी चीज़ें सेल कर दें तो आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा। बोनसेस ऑफ़र किए जाते हैं, उनके दरमियान कॉन्टेस्ट यानी मुकाबले करवाए जाते हैं। ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है जिसमें स्टाफ जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है कंपनी की प्रमोशन के लिए, और सेल्स रैलीज़ वगैरह करवाई जाती हैं। इसका मकसद भी यही होता है कि लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस हो ताकि लोग इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये सारे के सारे जो तरीक़ेकार हैं ये सेल्स को प्रमोट करने के तरीक़ेकार हैं। सेल्स प्रमोशन को ही आगे लेके जाते हैं, इसके मकसद क्या हैं जी, इतनी हमने डिस्कशन कर ली, अब तो स्टूडेंट खुद भी जान गए होंगे। सबसे पहले इसका मकसद होता है इंक्रीज़ द वॉल्यूम, यानी सेल के वॉल्यूम को बढ़ाना, ज़्यादा मिकदार में चीज़ें सेल करना। एनकरेजिंग ट्रायल,
लोग ये हौसला अफजाई होती है कि लोग एक दफ़ा इस चीज़ को लेके इस्तेमाल ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक दें। इंक्रीज़ रिपीट परचेज़, और इस अमल को बढ़ाना कि लोग वो चीज़ ख़रीदें और बार बार ख़रीदें। तो बार बार चीज़ तो फिर वही ख़रीदी जाती है जो कस्टमर के म्यार पे, उसकी थिंकिंग पे पूरा उतरती है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ यूज़, यानी इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। ये भी सेल प्रमोशन के नतीजे में ही होता है कि जितना ज़्यादा कंपनी लोगों की नज़र में, लोगों के ऑब्जर्वेशन में होगी, लोग उसकी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे। वाइडनिंग यूज़, वसी पैमाने पे इसका इस्तेमाल काबिल बनाना। इंक्रीजिंग लॉयल्टी, कस्टमर की जो लॉयल्टी है, उसका जो अखलास है वो हासिल करना। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप कस्टमर को वही चीज़ ऑफ़र करें जो उसकी डिमांड है, उसकी लाइकिंग के मुताबिक है। रिवार्ड्स लॉयल कस्टमर, और जो लॉयल कस्टमर है उनको किसी न किसी सूरत में रिवार्ड देना, यानी उनको कैश या डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया जाए। एक्सटेंडिंग यूज़, चीज़ों का इस्तेमाल, उसकी काबिलियत, उसकी करैक्टर्स बढ़ाना, यानी उसके इस्तेमालात को वसी करना, ज़्यादा एरियाज़ को कवर करवाना। क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, लोगों के अंदर इसका इंटरेस्ट क्रिएट करना। गेनिंग द इंटरमीडिएट सपोर्ट, एक ऐसी सपोर्ट हासिल करना कि लोग अगर कोई और चीज़ भी ख़रीदें तो इनके थ्रू ही ख़रीदें या इनकी ही ख़रीदें। कंपनीज़ की ये पॉलिसी होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट रेंज के अंदर और चीज़ें मुतारफ़ करवा देते हैं कि अगर इनकी चीज़ से कोई कस्टमर डेविएट भी कर जाता है और किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव करना चाहता है तो वो भी इन्हीं की ब्रांड की मौजूद हो। डिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम प्राइस, जब आप ज़्यादा फ़ीचर्स अटैच कर देते हैं तो लोगों की तवज्जो प्राइस से हट के उन फ़ीचर्स की तरफ भी चली जाती है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी परचेज़ डिसीजन के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें इजाफा हो जाता है। एम्फिसाइजिंग प्राइस, प्राइस चूँकि मार्केट को कैप्चर करने की एक इफ़ेक्टिव फैक्टर होता है, और लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है जब आप किसी चीज़ की डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्राइस को लो करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग यूज़र्स, ये उन होता है जिनके साथ अच्छा रिलेशन हो या जिनको, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हों, उनको डिस्काउंट देना या फेवरेबल कंडीशंस देना ये कंपनी की मजबूरी होती है। और लास्ट है सपोर्टिंग डेटाबेस एनहेंसमेंट, डेटाबेस के अंदर इसमें इजाफा किया जाता है, यानी मोर कस्टमर अपने जो है नेट में लेके आने होते हैं। तो सेल प्रमोशन इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और जनरली देखा जाए सेल प्रमोशन के जो फंक्शंस होते हैं वो 4-5 होते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहला तो उसका मकसद ये होता है सेल प्रमोशन का, स्टिमुलेटिंग द इम्पल्स बाइंग, यानी फ़ौरी तौर पे और ज़्यादा मिकदार में चीज़ें ख़रीदना जो कि आपकी डिमांड के मुताबिक हो। नंबर 2, असिस्ट द मिडल मैन, सेल प्रमोशन का एक ये रोल भी होता है कि इस चेन के साथ जुड़े हुए जो लोग कि जिनको इंटरमीडियरी का नाम दिया जाता है, उनको भी जो है फैसिलिटेट करना मकसद होता है। नंबर 3, असिस्टिंग द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की भी मदद हो जाती है, क्योंकि फिर जब आप एरियाज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर लेते हैं और कस्टमर का फोकस आपका बढ़ जाता है तो फिर डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट सोसाइटीज़ के जो कस्टमर्स होते हैं आप उन तक अप्रोच करते हैं। और लास्ट है असिस्टिंग द सेल्समैन, जो लोग सेलमैन के तौर पे काम कर रहे होते हैं उनकी भी मदद हो जाती है, उनकी जो ज़ाती या इनफरादी एफ़र्ट्स होती हैं वो ज़रा कम हो जाती हैं। सेल्स प्रमोशनल मिक्स, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि सेल को बढ़ाने के लिए कुछ करैक्टर्स, कुछ ख़ासियतों का एक मजमुआ बनाना पड़ता है। और अगर किसी सेल एफ़र्ट्स के साथ, सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के साथ ये सेल्स मिक्स के एलिमेंट जुड़े हुए हों तो हम अपनी सेल को ज़्यादा सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ चला सकते हैं। अब ये क्या होते हैं? A promotion mix या promotional mix is a set of different marketing approaches, ये चीज़ों को मार्केट तक पहुंचाने की मार्केट की डिफरेंट अप्रोचेस का नाम है। दैट मार्केटर्स डेवलप, जिसको चीज़ की मार्केटिंग करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं या लोग हैं या जो एजेंसीज़ हैं उसको अख्तियार करती हैं थ्रू ऑप्टिमाइज़ दी प्रोमोशनल एफ़र्ट्स, ताकि इन प्रोमोशनल चीज़ों को प्रमोट करने वाली जो आपकी हिम्मत है या आपकी एफ़र्ट्स हैं या आपकी प्रोसीजर्स हैं इनको मैक्सिमाइज़ किया जाए एंड रीच ए ब्रॉडर ऑडियंस, और वसी पैमाने पे लोगों तक रसाई हासिल की जाए। यानी आपके जो कस्टमर बेस है या कस्टमर डेटा बेस है उसको इंक्रीज़ किया जाए।
द मार्केटर्स टेक्स टास्क इज़ टू फाइंड द राइट प्रमोशनल मिक्स। मार्केटर का बुनियादी टास्क ही यही होता है कि वो उस अहम और सही जो फैक्टर है उसको तलाश करे या सही अप्रोच को सिलेक्ट करे जो कि कस्टमर तक पहुंचने की और अपनी चीज़ को मुतारफ़ करवाने की हो सकती है फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड, किसी ख़ास ब्रांड से रेलिवेंट। तो ये पॉलिसीज़ या अप्रोचेस जो कि सेल प्रमोशनल मिक्स पैटर्न का या उस ग्रुप का हिस्सा होती हैं, उसमें क्या कुछ हो सकता है। उसमें एडवर्टाइजिंग हो सकती है, उसमें सेल प्रमोशन हो सकती है कि जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर भी रहे हैं, पर्सनल सेलिंग होती है, पब्लिक रिलेशंस होते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये कंपनी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने कस्टमर के साथ लॉयल हों और उनको अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें कम प्राइस पे देना चाहती हूँ तो कंपनियाँ फिर इस स्ट्रेटजी यानी डायरेक्ट मार्केटिंग को जो वो डेवलप करती हैं, अख्तियार करती हैं। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़। इसके अंदर आप चीज़ों को एडवर्टाइज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हैं। गुड्स आर सर्विसेज प्रेजेंटेड टू अ मैस पॉपुलेशन, जब आपने वसी पैमाने पे बड़े एरिया में लोगों को वही चीज़ें मुहैया करनी हो। सेल प्रमोशन क्या है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव यूटिलाइजिंग कूपन्स, ये शॉर्ट टर्म यूटिलाइजिंग के मुख्तसर मुद्दत की ऐसी ऑफरिंग्स होती हैं जिसमें लोगों को डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कैश और ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है। उनको सेल डील दी जा सकती हैं, सेल के मखसूस सिग्नल दिए जा सकते हैं, साइंस दिए जा सकते हैं और सैम्पल्स वगैरह ऑफ़र किए जा सकते हैं ताकि कस्टमर तक इनके प्रोग्राम की जो अवेयरनेस है वो हो जाए और आपकी सेल्स इंक्रीज़ करे। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? इंक्लूड सेल्स टैक्टिक्स, इसमें ऐसी तकनीक शामिल होती है सच एज डोर टू डोर सेल, जिसमें आप लोगों के या कस्टमर्स के या पब्लिक के या सोसाइटी के डोर टू डोर जाते हैं, अपनी चीज़ का एक इफ़ेक्टिव, अपनी प्रोडक्ट का एक इफ़ेक्टिव साइन और उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सेल्स पीपल, ट्रैवल एजेंट्स एंड एनीथिंग दैट डील विद वन कम्युनिकेशन, यानी वो तमाम लोग जिनका मैंने इसमें ज़िक्र किया है वो इस आइडिया को डेवलप करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। पब्लिक रिलेशंस PR डील्स विद द लार्जर इवेंट्स, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड द अदर स्टोरीज that require journalists to communicate ब्रेक थ्रू मैसेजेस, यानी ऐसे मैसेजेस देना जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। मसलन जब क्रिकेट का मैच लगा हुआ होता है तो उस वक्त देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं टीवी के सामने बैठे होते हैं, तो कंपनियां उस वक्त अपनी बड़ी इफ़ेक्टिव सी एक मार्केटिंग ऐड चलवाती हैं और वो प्राइम टाइम कहलाता है और उस सूरत में आपका जो मैसेज है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचता है। और डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? कनेक्ट्स डायरेक्टली टू अ टारगेट कस्टमर्स वाया टेलीफोन, ईमेल और गुड्स ओल्ड स्नेल मेल फॉर एग्जाम्पल, यानी लोगों को से डायरेक्टली रब्ता किया जाता है, चीज़ों के मैसेजेस उन तक डायरेक्टली पहुंचाए जाते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी इशू जो आज का है वो है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग भी जो हम मार्केटिंग करते हैं, एक मार्केटिंग को प्रमोट करने वाला टूल ही है और ये वही टूल है कि जिसको तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीज़मेंट है क्या। एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग मीन्स एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी एक ऐसी पेड यानी जिसकी अदायगी कर दी जाए और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, यानी एक ऐसे तरीक़ेकार से सेल की वजाहत की जाए, चीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाए कि जिसका आपके ऑडियंसेस का डेटाबेस जो है वो बड़ा वसी हो, एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, और मकसद यही होता है कि जो सेल के आइडियाज़ हैं या प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं उनको वसी पैमाने पे लोगों तक पहुंचाया जाए। गुड्स आर सर्विसेज, चाहे वो चीज़ें फ़िज़िकल नेचर की हों चाहे वो खिदमात हों, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स, यानी एक ऐसा शख्स इसमें डाल दिया जाए जो इसकी प्रमोशन का काम कर रहा हो। जैसे अमूमी तौर पे जो बाहर की या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपनी चीज़ें जो मुतारफ़ करवाने वाले नए एरियाज़ में उसको ऐसे ही मुतारफ़ करवाती हैं। एडवर्टाइजिंग इज़ अ वन वे एक्सचेंज,
ये एक वन वे एक्सचेंज है, दैट इज़ इम्पर्सनल इन्फॉर्मेट, जो कि बिल वास्ता अपनी तरतीब और अपनी नेचर के अतबार से होती है। देर इज़ लिटल एम्पिरिकल एविडेंस, यहाँ पे बहुत कम ऐसा सबूत मौजूद है ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग मैसेजेस ऑन परचेज बिहेवियर एंड सेल रेवेन्यू, जिससे किसी को या एक्सपर्ट्स को या इस बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से ये राय मिलती हो कि इससे सेल डायरेक्ट वे से होती है और आपके रेवेन्यूज़ में इजाफा हो सकता है। बेसिकली एडवर्टाइजिंग के अंदर शेयरिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा जो है प्रोमोटेड है, अडॉप्ट किया जाता है। इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल वैल्यू एडिशन प्रोसीजर की तरह उन सबको अपना हिस्सा उसमें से मिल रहा होता है। लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे लार्ज ऑडियंसेस तक पहुंचने के लिए बड़ी ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। हाउएवर, ताहम क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इज़ मोर मेमोरेबल, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि ख़ास आइडियाज़ के तहत बनाई जाती हैं उसके जो असरात हैं वो बड़े देर पा होते हैं और बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड वर्क विद लेस मीडिया स्पेंडिंग, और इसके अंदर मीडिया का रोल बड़ा कम होता है। यानी आप ऐसे तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं, उन्हीं चैनल्स तक, उन्हीं फैक्टर तक रसाई हासिल की जाती है कि जहां तक आपको उम्मीद होती है कि इनको हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है और इनको सेल करनी चाहिए। एंड बिल्ड ए फ़ैन कम्युनिटी, फास्टर नहीं कहा है, यानी एक ऐसा तरीक़ेकार जैसे हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर मोबाइल यूज़र सैमसंग के ज़्यादा हैं तो इसके पीछे वजूहात भी यही हैं कि उन्होंने अपना एक फ़ैन क्लब डेवलप कर लिया हुआ है। द कन्वेंशनल विजडम दस परसिस्ट दैट, यानी जो एक रवायती तरीक़ेकार है ये लोगों की इस सोच को पुख्ता करता है कि क्रिएटिविटी इन एडवर्टीज़मेंट मैटर्स, कि एडवर्टीज़मेंट यानी चीज़ों की इश्तहारबाजी जो होती है उसके निज़ाम के अंदर जो जिद्दत है वो बड़ी अहम है और इसका रोल मार्केट में या सेल प्रोसेस में या सेलिंग एफर्ट्स के अंदर आपको। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग के फ़ीचर्स क्या हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग की पहचान क्या है, इसको कितनी डायमेंशंस या एंगल से समझा जा सकता है। कि एडवर्टाइजिंग क्या है, इज़ अ पेड कम्युनिकेशन। सबसे पहले जो चीज़ याद रखने वाली है कि ये एक पेड कम्युनिकेशन है, इसके पैसे अदा किए जाते हैं। नंबर 2, अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें ज़ाती ताल्लुक़ नहीं होता, लार्ज ऑडियंसेस होते हैं, एक जनरल मैसेज आपने क्रिएट करना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है। नंबर 3, हैज़ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इसमें पता होता है कि इस सारे अमल को, एडवर्टाइजिंग के स्टेप्स को, इनके इस प्रोसीजर को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन पैसा लगा रहा है और कौन इसके कंट्रीब्यूटरी के तौर पे शामिल है। नंबर 4, एडवर्टाइजिंग इज़ ए मार्केटिंग टूल, ये चीज़ों की मार्केटिंग करने का ही एक टूल है। एडवर्टाइजिंग हैज़ 3 मेन इंटेंशन, यानी इसकी मेन 3 जो हैं इंटेंशंस होती हैं, प्रॉफिट कमाना, चीज़ को एडवर्टाइज़ करना और लार्ज ऑडियंसेस यानी एक वसी एरिया को कवर करते हुए दूर दराज के इलाकों तक इस कंपनी का मैसेज पहुंचाना। एडवर्टाइजिंग इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, इसके अंदर बहुत काम हो रहा है, नए नए तरीके दरियाफ्त हो रहे हैं, नए चैनल्स दरियाफ्त हो रहे हैं, तो ये क्रिएटिव वर्क कह सकते हैं। एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्स प्लानिंग, इसको काम को करने के लिए जस्ट लाइक दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं कि जिनको परफॉर्म करना चाहिए और अख्तियार करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग नीड्स केयरफुल प्रेपरेशन, आपको अपने टारगेट सेलेक्ट करते हुए, अपना पाथ सेलेक्ट करते हुए और वर्किंग जो आपने प्रोटोकॉल डिसाइड करने हैं उसमें बड़ी केयर से काम लेना चाहिए। और लास्ट है, मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म, उसको सही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया जाना ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग की कितनी इकसाम होती हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो भी चीज़ें आपने जाननी थी आपको काफ़ी हद तक पता चल गया है। देयर आर मैनी बेस्ड ऑन विच एडवर्टाइजिंग मे बी क्लासीफाइड, बहुत सारी ऐसी वजूहात, ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम एडवर्टाइजिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट मे बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द मीडिया, इसको तकसीम करने की, इसकी जांच करने की, इसकी क्लासिफिकेशन करने की वजूहात मीडिया भी हो सकती हैं, इसकी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ अपील्स यानी कैसे लोगों को परसुएट किया जा सकता है, एंड सो ऑन।
देयर इज़ नो स्ट्रीमलाइंड मैथडोलॉजी, यहाँ पे कोई एक ख़ास तरीक़ेकार नहीं है कि आपने एडवर्टाइजिंग मीडिया कैसे और कौन सा सेलेक्ट करना है टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीज़मेंट्स आर अ गुड वे फॉर ए कंपनी, ये एक बेहतर तरीका है कंपनी के लिए टू इंक्रीज़ द अवेयरनेस ऑफ इट्स नेम, ताकि लोगों के अंदर अपने नाम को अच्छे तरीके से उसकी पहचान करवा सके, इसको इंट्रोड्यूस करवा सके, लोगों के अंदर इनकी प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है वो बेहतर अंदाज में पेश कर सके, जिसके लिए फ़ोन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, के बाद नंबर्स भी होते हैं एंड और जो डिफरेंट किस्म की जो ब्रांड्स पार्टनर हैं उनको भी लिया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन भी की जाती है, ऑफलाइन भी की जाती है। ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है कि आप डिस्प्ले एंड रिच मीडिया यानी नेशनल मीडिया को यूज़ कर लेते हैं, उस पर अपना मैसेज जो है वो चलाते हैं। इसी तरह सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, जैसे गूगल पे करते हैं, ओपेरा पे करते हैं लोग। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग होती है कि जब आपकी मेल आती है तो साथ कोई ना कोई मार्केटिंग की ऐड भी जो है वो ऐड कर दी जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है यह आज का बड़ा एक हॉट डील है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के यूज़र दुनिया में बढ़ रहे हैं, बल्कि आजकल तो लोग अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन मीडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं। और आखिरी होती है वीडियो एडवर्टाइजिंग। यूट्यूब के ऊपर ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव वे होता है। जो टीवी की कैंपेन्स होती हैं वो भी वीडियो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही चलती हैं। ऑफलाइन में क्या आता है जी, टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, जैसे अखबारात हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं, वीकली या मंथली जर्नल्स होते हैं, उसमें चीज़ों की जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रिंट मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर्स आते हैं, होर्डिंग्स जो रोड्स पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं हम उनको भी कह सकते हैं, और बस या शेल्टर एट्सेट्रा जहाँ पे बसेस वगैरह रुकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो डोमेन है वो बड़ी वसी है, इसका जो एरिया है वो बड़ा वसी है। तो एडवर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वसी है, इसको ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में इसके मतलब मज़ीद डिटेल लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।